नमस्कार, मैं मनीषा भिमटे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम अध्ययन करेंगे परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे समांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक का। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसे सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, अर्थात जब किसी समंक माला में जो आंकड़े होते हैं वो किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं या उस बिंदु के आसपास केंद्रित हो जाते हैं, तो हम उसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत इसके कुछ प्रकार दिए गए हैं, जिसमें पहले है गणितीय माध्य, जिसके अंतर्गत आते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य एवं द्विघातीय माध्य। इसके अलावा स्थिति संबंधी माध्य आते हैं, जिसमें है मध्यिका, बहुलक एवं विभाजन मूल्य। इसके अलावा तीसरा प्रकार है व्यापारिक माध्य, जिसमें है चल माध्य एवं प्रगामी माध्य एवं संग्रंथित माध्य। चलिए आइए हम अध्ययन करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का, जिसमें हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक को। इन्हें हम अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं समांतर माध्य, औसत, या जिसे हम अंकगणितीय माध्य भी कहते हैं, एवरेज और अर्थमेटिकल मीन। औसत ज्ञात करने के लिए हम आंकड़ों के योग में से आंकड़ों की संख्याओं का भाग दे देते हैं। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण में जो संख्याएं दी हुई है उसका हम योग ज्ञात करते हैं, और इसमें 5 संख्याएं दी गई है, इसलिए हम उसे 5 से विभाजित करते हैं, तो हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वह औसत है। ये जो हमने अध्ययन किया वो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हमने औसत को ज्ञात किया है। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे अवर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य को ज्ञात करने की विधि का। सर्वप्रथम प्रश्न में दिया हुआ है अंक एवं छात्रों की संख्या। अंक को हम x मानेंगे और छात्रों की संख्या को हम f मानेंगे, f फ्रीक्वेंसी या जिसे हम आवृत्ति कहते हैं। हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें x और f दोनों की ही वैल्यू दी हुई है। हमें अगला जो कॉलम है fx वाला, उसमें x की वैल्यू और f की वैल्यू, इन दोनों का आपस में गुणा करते जाना है और उस कॉलम में लिखते जाना है। उदाहरण के लिए 5 और 2 का गुणा हमने जब किया तो fx में जो आंसर आया वो आया 10। उसी प्रकार से x की वैल्यू है 10 और f की वैल्यू है 4। तो हम इन वैल्यू के आमने सामने गुणा करते हुए fx वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। अवर्गीकृत श्रेणी में समांतर माध्य का फॉर्मूला है x = sum of fx divided by sum of f। ठीक है, तो हमें fx वाले कॉलम का योग ज्ञात करना है, उसी प्रकार से f वाले कॉलम का हमें योग ज्ञात करना है। इन दोनों का जब हम योग निकालेंगे उसे हम सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र में मान रखा है हमने x = 330/21। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को विभाजित करेंगे तो समांतर माध्य का जो परिणाम प्राप्त हुआ है हमें वो है 15.71। चलिए आगे हम अध्ययन करेंगे वर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि का। इसमें भी हम उसी प्रकार के सूत्र का प्रयोग करते हैं कि अंतर केवल इतना है कि इसमें हमें वर्गांतर दिया हुआ है, जो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के रूप में है। ये वर्गांतर कुछ भी हो सकते हैं। इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं अंकों को, जो कि दिया हुआ है 0 से 10 और अंत में दिया हुआ है 40 से 50 तक। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने x लिखा हुआ है और mv लिखा है। mv का मतलब है मीड वैल्यू, मध्य मान। हम इन वर्गांतरों के मध्य मान को ज्ञात करते हैं। मध्य मान वह होता है जो इन वर्गांतरों के बिल्कुल बीच में आता है। जैसे 0 से 10 के बीच में 5, इसके बाद 10 से 20 के बीच में 15। ठीक है, अगर वर्गांतर ज्ञात करने में प्रॉब्लम आती है या मीड वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आती है तो हम दोनों वर्गांतरों को जोड़ देते हैं और उसे 2 से विभाजित कर देते हैं, तो हमें मीड वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, जैसे 10 से 20 जो है हमारे पास वर्गांतर दिया हुआ है, इसे हम जोड़ लेंगे तो वो 30 हो जाएगा, और जब हम 30 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा जो उत्तर है वो आएगा 15। तो इस प्रकार से हम मीड वैल्यू को निकालेंगे।
इसके बाद जो f लिखा हुआ है वो छात्रों की संख्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। हमारे पास मिड वैल्यू आ चुकी है जिसे हम x मानेंगे, और f जो है प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद अगला जो कॉलम है fx, उसमें हम इन दोनों वैल्यू का गुणा करते जाएंगे और इस कॉलम में लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे x की वैल्यू है यहाँ पे 5 और फ्रीक्वेंसी है 2, इनका गुणा किया हमने तो 10 आया। ठीक है, इसके बाद जो मिड वैल्यू है वो आई थी 15 और f की वैल्यू है 4। जब हमने इसका गुणा किया तो हमारा आंसर आया 60। ठीक है, फॉर्मूला वही है हमारे पास। उस फॉर्मूले में हमें रखना है सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। ठीक है, fx वाला जो कॉलम है उसका हम योग ज्ञात कर लेते हैं, नीचे लिख देंगे योग करके। फिर f वाला जो कॉलम है उसका योग करके, उसको जोड़ करके हम नीचे में लिख देंगे। इसके बाद हम सूत्र में मान रखेंगे। ठीक है, तो जो हमने fx वाले कॉलम को जोड़ा था उसका मान था 555 और उसे हम विभाजित करेंगे 21 से। जब हम इसे विभाजित करते हैं तो हमारे x की वैल्यू आती है 26.42। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भारित माध्य का। समांतर माध्य एवं भारित माध्य में अंतर केवल इतना है कि हम इसमें कुछ मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं, अधिक भार देते हैं। इसमें हम फ्रीक्वेंसी की जगह वेट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह हम W का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें दी हुई है सैलरी 400, 250, 150, 100 और 50। इसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो दिए हुए हैं। हमें सैलरी को लेना है m। ठीक है, और इसके बाद जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उसे हमें लेना है W। और जिस प्रकार से हम f और x का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे वैसे ही हमें m और w का गुणा करना है और अगले वाले कॉलम में इसे लिखना है। ठीक है, इनका गुणा करते जाएंगे और इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर भारित माध्य का सूत्र है x बराबर सम ऑफ wm डिवाइडेड बाय सम ऑफ w। ठीक है, अब हम मान रखेंगे इसका जो कि हमने जोड़ा है कॉलम में। इसका मान है 10,300/60। जब हम इसे विभाजित करेंगे तो हमारा जो भारित माध्य का जो मूल्य है वो आएगा 171.67। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे समांतर माध्य को ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि का। देखिए, इससे पहले जो हमने अध्ययन किया था उसमें हमने f और x वाले कॉलम का डायरेक्टली गुणा कर दिया था। इसके बाद जो एक अन्य विधि आती है वो विधि है अप्रत्यक्ष विधि। इसके अंतर्गत हम जो हमारे पास मान होता है उससे विचलन को ज्ञात करते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आइए देखते हैं। हमारे पास अंक दिए हुए हैं, ठीक है, जो वर्गांतर के रूप में है। इसके अलावा छात्रों की संख्या दी हुई है जिसे हम फ्रीक्वेंसी मानते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पहले किया था मिड वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो अंक दिए हुए हैं उससे हमने मिड वैल्यू को ज्ञात किया। इसके बाद मिड वैल्यू में से हम किसी एक को अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं जिसे a लिखा जाता है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य। कल्पित माध्य नाम से ही स्पष्ट है कि इसे आप अपने से ले सकते हैं, अपनी कल्पना से। ठीक है, लेकिन जब आप प्रश्न हल करने जाते हैं तो वो संख्या ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बीचों बीच वाली संख्या को लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 25 को लिया है। ठीक है, 25 हमारा कल्पित माध्य है। आप चाहे तो 15 भी ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो dx है, dx यानी कि पद का जो विचलन है वो हम ज्ञात करेंगे। उसका फॉर्मूला है x माइनस a, यानी कि x की वैल्यू में से आपको अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। ठीक है, जैसे x की वैल्यू है 5, अज्यूम्ड मीन हमने माना है 25 को। ठीक है, जब आप इसे घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा -20, ऋणात्मक आंसर आया है। ठीक है, और अगर आप 25 में से 25 को माइनस करेंगे, देखिए आंसर आया है 0। इसके बाद के जो आप घटाएंगे तो आपके जो आंसर है वो धनात्मक आएंगे। ठीक है, मतलब शुरुआत में आए ऋणात्मक, फिर आया 0, फिर आए धनात्मक। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी आपके प्रश्न में दी हुई है। आपको क्या करना है, f dx, आपको f वाले कॉलम और dx वाले कॉलम का गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि dx वाले कॉलम में जो संख्याएं दी हुई है ऋणात्मक है, अब आप ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर है वो भी ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले f dx का जो मान है वो आया है -40, फिर -40, फिर आया है 0, फिर आया है 50 और 60।
ठीक है। अब आप देखिए, आपको योग ज्ञात करना है। ऊपर की संख्याएं हैं ऋणात्मक, नीचे की संख्याएं हैं धनात्मक। ठीक है, आपको करना यह है कि आपको पहले ऋणात्मक संख्याएं जितनी है उनको जोड़ लेना है, फिर नीचे में जितनी धनात्मक संख्याएं हैं उनको जोड़ लेना है, और फिर धनात्मक संख्याओं में से ऋणात्मक संख्या को घटा देना है। ठीक है, तो देखिए 50 और 60 को जब हम जोड़ेंगे तो 110 आएगा, और 40 और 40 को जब हम जोड़ेंगे तो 80 आएगा। जब आप 110 में से 80 को घटाएंगे तो आपके FDX का मान आएगा 30। ठीक है, उसी प्रकार से F वाले कॉलम को हम जोड़ लेते हैं। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है अप्रत्यक्ष विधि का, देखिए सूत्र में ध्यान दीजिए, x बराबर a प्लस सम ऑफ FDX डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। ठीक है, इसमें अज्यूम्ड मीन जो हमने लिया था वो 25 था। इसके बाद जो FDX का जो मान आया था वो था 30, और f वाले कॉलम को जब हमने जोड़ा तो वो 21 आंसर आया। ठीक है, आपने बॉड मास के नियम में पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम भाग करते हैं, गुणा करते हैं, उसके बाद फिर प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप भाग देंगे, 30 में से 21 को हम भाग देंगे, उसके बाद हमारा जो आंसर है वो आया 1.42। ठीक है, अब जो हमारा आंसर आया है उसे हम 25 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 26.42। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे पद विचलन विधि का। देखिए, इसके अंतर्गत हमारे पास क्लास दिया हुआ है, मीड वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। मीड वैल्यू को आप लेंगे x, फ्रीक्वेंसी आपके प्रश्न में दी हुई है। ठीक है, आपको ds निकालना है। पद विचलन विधि में आपको पद का विचलन ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला टेबल में दिया हुआ है, x माइनस a डिवाइडेड बाय i। x जो है वो है आपकी मीड वैल्यू, a यानी कि अज्यूम्ड मीन जो आपने कल्पित माध्य माना है, और i का मतलब है जो वर्गांतर दिया हुआ है उसके बीच में कितना अंतर है। जैसे 0 से 4 दिया हुआ है, ठीक है, और 4 से 8, इनके बीच में 4 का अंतर है। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में मान रखेंगे। देखिए लिखा हुआ है 2 - 6 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे -4 हमारा आंसर आएगा। -4 को जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। इस प्रकार से हम ds ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात हमको करना ये है कि ds में जो हमारी वैल्यू आई है उसका हमें फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है और FDS वाले कॉलम में लिखते जाना है। ठीक है, इसके बाद FDS वाला कॉलम और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये जो पद विचलन विधि है उसका फॉर्मूला है x बराबर a प्लस सम ऑफ FDS डिवाइडेड बाय n इनटू i का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। इन वर्गों के बीच में जो अंतर है उसे हम i में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अज्यूम्ड मीन हमने 6 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया है 6 प्लस यहाँ पर FDS का मान आया है 29। ठीक है, और n का जो मान है वो है 31, और इन वर्गांतरों के बीच में जो अंतर है वो है 4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। 4 का गुणा करने के बाद हम इन संख्याओं को विभाजित करेंगे, और विभाजित करने के बाद जो हमारा उत्तर आया है उसे हम 6 से जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए विभाजित करने के बाद हमारा जो उत्तर है वो है 3.74, उसे हम जोड़ देंगे 6 से। ठीक है, तो x की जो हमारी वैल्यू है वो आएगी 9.74। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे माध्यिका का, जिसे मीडियन कहा जाता है। माध्यिका अर्थात जब हम किसी श्रेणी को आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमा लेते हैं तो जो बीचों बीच में जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसे हम माध्यिका कहते हैं। माध्यिका को भी हम अलग अलग जो श्रेणियां हैं उसमें इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है व्यक्तिगत श्रेणी। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में बहुत छोटा सा सूत्र है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 वे पद का मान। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो संख्याएं दी हुई है सबसे पहले आपको उसे आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमाना है। ज्यादातर हम इसे बढ़ते क्रम में ही जमाते हैं। ठीक है, इसे हमने जमा लिया। यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो है 9। ठीक है, n की वैल्यू होगी यहाँ पे 9। ठीक है, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। 5 आंसर नहीं है, 5वें पद का मान आंसर है। ठीक है, आप गिनते जाइए, जो 5वां पद होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए हमने जो आरोही क्रम में जमाया है उसमें 5वां पद जो है वो है 15। ठीक है, माध्यिका का मान यहाँ आएगा 15। इसके बाद हम देखेंगे माध्यिका को अवर्गीकृत श्रेणी में। इसमें जूते का आकार दिया हुआ है और उसकी आवृत्ति दी हुई है। आपको
जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें से x और f की वैल्यू दी हुई है। आपको इसमें निकालना है CF, संचयी आवृत्ति। ठीक है, संचयी आवृत्ति को निकालने के लिए सबसे पहले देखिए जो आवृत्ति दी हुई है, सबसे पहले 10 दी हुई है। ठीक है, 10 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर संचयी आवृत्ति में 10 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए 10 के बाद 15 लिखा हुआ है। 10 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, फिर आप 25 को 20 से जोड़ेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा 45। इस प्रकार से आप आवृत्तियों को जोड़ जोड़कर संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर फॉर्मूला वही है m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर जो n हमने लिया है वो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप आवृत्तियों को जब जोड़ देते हैं तो उसे हम n की वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आवृत्तियों का योग कितना आया 75, उसे हम 1 से जोड़ेंगे तो 76 आएगा, और जब इसे 2 से विभाजित करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38। ठीक है, 38 जो हमारा आया है उसे हमें किसी संचयी आवृत्ति में शामिल करना होगा। ठीक है, हम उसे उस संचयी आवृत्ति में शामिल करते हैं जो या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटी संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 छोटा हो जाएगा तो हम इसे 45 में शामिल करेंगे क्योंकि वो उससे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और 45 के सामने में जो x की वैल्यू दी हुई है वो है 7। ठीक है, तो आपका जो मध्यिका है उसका आंसर आएगा यहाँ पे 7। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी से या संचयी आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है, आपको उस मूल्य को लेना है जो कि उसके सामने में दिया हुआ है। चलिए इसके बाद हम अध्ययन करते हैं मध्यिका का वर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत। इसमें हमें वर्गांतर दिए हुए हैं और आवृत्ति दी गई है। सबसे पहले जैसे हमने पहले किया था संचयी आवृत्ति हम ज्ञात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सूत्र अलग है। ठीक है, m बराबर n/2। ठीक है, और यहाँ पे जो बड़ा फॉर्मूला है हमारे पास m बराबर L1 प्लस I डिवाइडेड बाय F m-c। सबसे पहले जब आप प्रश्न हल करने जाते हैं तो आप फॉर्मूले को पहले लिख लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि आपको क्या क्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप m ज्ञात करेंगे, n डिवाइडेड बाय 2। फ्रीक्वेंसी को जब हमने जोड़ा तो हमारा आंसर आया 75। उसे हम 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा आंसर आया 37.5। ठीक है, इसे हम किसी संचयी आवृत्ति में शामिल करते हैं जो या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। ठीक है, तो हम देखिए इसमें 25 में तो शामिल नहीं कर सकते, छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 45 में शामिल करते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो बॉक्स है इसको घेरा लगा लेना है पेंसिल से। ठीक है, क्योंकि देखिए हम इस सारी वैल्यू का यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो 45 के सामने है, 45 के सामने देखिए फ्रीक्वेंसी 20 दी हुई है और जो वर्गांतर है वो है 30 से 40। ठीक है, एक जो 30 लिया हुआ है वो निम्न वर्ग है। ठीक है, और जो 40 दिया हुआ है वो उच्च वर्ग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे L1 हम निम्न वर्ग को लेते हैं जो कि है 30। ठीक है, आवृत्ति दी हुई है 20। ठीक है, जो कि F की वैल्यू है। इसके बाद जो CF की वैल्यू है वो है यहाँ पे 25। ठीक है, M की वैल्यू हम देख चुके हैं 37.5। हम इसे मान रखते हैं जो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है उसमें। L1 की वैल्यू ली है 30। ठीक है, I यानी कि इन वर्गों के बीच में 10-10 का अंतर है। ठीक है, तो I की वैल्यू आई है 10, फ्रीक्वेंसी जो है वो है 20 और m की वैल्यू है 37.5, c की वैल्यू है 45 के जस्ट ऊपर में जो संचयी आवृत्ति दी हुई है वो है 25। ठीक है, तो c की वैल्यू आएगी यहाँ पे 25। हम पहले इधर वाला पोर्शन 30 को छोड़ देते हैं, इधर वाले पोर्शन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 37.5 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12.5। ठीक है, इसका हमने 10 से गुणा किया तो आया 125। 125 को हम 20 से विभाजित कर देते हैं, हमारा आंसर आएगा 6.25। ठीक है, अब इसे हम 30 प्लस 6.25 को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे जो मध्यिका का मान है वो आ जाएगा 36.25। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बहुलक का। बहुलक जिसे हम मोड कहते हैं या भूइष्टिक भी कहते हैं। बहुलक किसी भी समांक माला में वह मूल्य होता है जो बार बार आता है या जिसकी आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करना काफी आसान होता है। इसे निरीक्षण या अवलोकन के द्वारा भी हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि कौन सी संख्या है जो बार बार रिपीट हुई है या बार बार आई है। ठीक है, जो संख्या बार बार आती है वो बहुलक है। इसके अलावा जो अवर्गीकृत श्रेणी है
उसमें हम टेबल के माध्यम से भी अवलोकन से बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो बार बार आई है और वही बहुलक होगी। जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से 9 तक, ठीक है, और उसकी आवृत्ति दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ नंबर्स में देखिए 5 जो है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, 8 लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जितनी संख्याएं हैं उनकी आवृत्ति कम है, लेकिन जो 5 है उसकी आवृत्ति सबसे बड़ी है, देखिए 8 है, ठीक है। तो जो वैल्यू जिसकी आवृत्ति सबसे बड़ी होती है या सबसे अधिक होती है वो बहुलक होता है, ठीक है। इसके पश्चात हम अध्ययन करते हैं बहुलक का वर्गीकृत श्रेणी में। इसमें एक फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है। I मैं बता चुकी हूँ, दोनों वर्गों के बीच में जो अंतर है वो I होता है, ठीक है। यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू प्रश्न में दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी आवृत्ति होती है उसे हम लेते हैं F1, ठीक है। इसे हम लेंगे F1 और उसके सामने जो x की वैल्यू है उसे हम लेंगे L1 और L2, ठीक है। जो वर्ग दिया हुआ है जैसे 30 लिखा हुआ है, 30 है L1 और जो 40 है वो है L2, ठीक है। F1 सबसे पहले आप लोग उसे लेंगे जिसकी आवृत्ति सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ी आवृत्ति होती है उसे आप लोग F1 लेंगे। उसके ऊपर जो होगा उसे हम लेंगे F0 और उसके नीचे जो होगा उसे हम लेंगे F2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सीधे सूत्र में मान रखना है। L1 यहाँ पे आया है 30, ठीक है। F1 की वैल्यू है 20, F0 की वैल्यू है 15, ठीक है, और F2 की वैल्यू है यहाँ पे 18। हमने इसे सूत्र में मान रख दिया है। सूत्र में मान रखने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे माइनस करेंगे, 20 में से 15 गया तो 5 बचा, ठीक है। फिर नीचे में जो संख्याएं दी हुई है 2F1 लिखा हुआ है, देखिए 2 जो है फॉर्मूले में ही है तो 2 का गुणा हम F1 से करते हैं, ठीक है। तो 2 का गुणा F1 जो है वो 20 है तो वो 40 आएगा, ठीक है। 30 को आप छोड़ दीजिए, इधर वाले पोर्शन को आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। इधर वाले पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा Z इज इक्वल टू 30 प्लस 7.14, ठीक है। अब हम इसे जोड़ लेते हैं तो Z की जो वैल्यू है वो आएगी 37.14। तो आज हमने अध्ययन किया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत समांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक को कैसे अलग अलग श्रेणियों में ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात हम आगे जो परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत प्रमाप विचलन एवं सहसंबंध आदि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।